बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। कहाँ तक आ गए हम? इसमें हमने अभी तक इलास्टिसिटी के ऊपर 3 वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। सारी डिटेल है जिसके अंदर इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज़, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसके अलावा जो है वो मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चौथी वीडियो जो बनी हमारी, इसके अलावा उन 3 वीडियोस में इलास्टिसिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके अंदर हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी डेरिवेशन भी हो चुकी है, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चौथी वीडियो हमने प्रेशर की बनाई। प्रेशर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने आप 30 मिनट से ज़्यादा मैंने सोचा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको भी साथ ही कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। प्रेशर खुद ही इतनी बड़ी दुनिया का नाम है, ठीक है। और इसके अलावा पिछली वीडियो के अंदर हमने, जो अक्सर मैं बताता हूँ, कुछ पप्पा फार्मूलाज होते हैं, कुछ बच्चे फार्मूलाज होते हैं, तो ये है पप्पा फार्मूला, ठीक है, प्रेशर जिसको कहते हैं। इससे मज़ीद बच्चे फार्मूलाज बनेंगे और बनने जा रहे हैं। ये जनरल फार्मूला है प्रेशर का। प्रेशर जो सॉलिड्स लगा रहे हैं, प्रेशर जो लिक्विड्स लगा रहे हैं, प्रेशर जो गैस लगा रहे हैं, ठीक है। प्रेशर ये पप्पा फार्मूला है, P=F/A। ये फार्मूला आपको कुछ भी नहीं बताता, ये स्पेसिफिक, ऑब्वियस सी बात है। प्रेशर जो भी चीज़ एक्सर्ट करेगी प्रेशर जो भी चीज़ लगाएगी वो क्या होगी? या तो वो सॉलिड होगी, या वो लिक्विड होगी, या वो गैस होगी। तो ये जो फार्मूला है आपका, ये एप्लीकेबल किसके लिए है? सॉलिड्स के लिए। लिक्विड्स के लिए कौन सा होगा? गैसेस के लिए कौन सा होगा? थोड़ा सा फ़र्क होगा इसके अंदर। वो हमारे पास जो फार्मूलाज होंगे वो बच्चे फार्मूलाज होंगे। तो हम प्रेशर के अंदर जो हमने ये P=F/A, इसको हमने तफसील से डिस्कस कर लिया, ख़ास तौर पे इसके यूनिट्स। बहरहाल अब जो है हम सॉलिड्स से रिलेटेड तो हम डिस्कस कर चुके इसको। अब ज़रा गैस और लिक्विड, इनकी भी बात करेंगे इसके अंदर। पहले ही बता दूं आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, हालांकि रिड्यूस्ड सिलेबस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए, बेहद ज़रूरी है। तो इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा एक डेरिवेशन है, एक फार्मूला। कौन सा? प्रेशर का फार्मूला, लिक्विड से रिलेटेड ये वाला, इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। पेज नंबर 161 पे है ये। प्रेशर बराबर है डेंसिटी G और H के। ये P नहीं है, याद रहे, ये ग्रीक सिंबल है। इसको ऐसे अंडा बना के आप यूं थोड़ा सा क्रॉस में निकाल दें तो ये P जैसा लगता है। इसका ग्रीक सिंबल है ये। इसको रू पढ़ते हैं, रूह नहीं, रू, RHO, रू। ग्रीक ज़बान में, यूनानी ज़बान में इसको ये पढ़ा जाता है। और है क्या ये डेंसिटी का सिंबल है। डेंसिटी का फॉर्मूला D=M/V है। नॉर्मली हम ये लिख देते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। D डेंसिटी का सिंबल नहीं है, ये एग्जैक्ट इसका सिंबल है, रू जिसको हम कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ये भी चलता है, कोई इशू नहीं। बहरहाल, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखें। सॉलिड्स के प्रेशर को पिछली वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, तफसील से। वो सारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो हमने समझा वो सॉलिड से रिलेटेड था। अब गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसमें से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ले लें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको समझ लीजिए आप, क्योंकि अब आपके लिए समझना ज़रूरी है। अगर आपको अपने 50% मार्क्स की बर्बादी नहीं करनी, जो कि MCQs बेस्ड होंगे, तो समझने पे ज़रा ध्यान दें। अब डेरिवेशन रट ली और उसके बाद जो है आपने क्वेश्चन आंसर्स रट लिए, चलो बल्ले बल्ले हो गई। प्रॉब्लम्स भी रट ली और उसके बाद वो आपने एग्ज़ाम पास कर लिया। द टाइम इज़ गॉन, अब वो गया भाई वक्त। अभी आप करेंगे 50%, आपको रिजल्ट मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। बहरहाल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर तो आपको पता ही है, हम इसको कहते हैं एफ, वो फोर्स जो कि एरिया पे एक्ट करे। तफसील से बात हो चुकी। एटमॉस्फेरिक वर्ड किससे बना है? एटमॉस्फेयर से बना है।
ये एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ। हमारी जो ये अर्थ है इसके इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट है, ठीक है। ये इनविजिबल भी है, नज़र भी नहीं आता, जाहिर सी बात है, आप इसको देख थोड़ी ना सकते। तो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द ये जो स्पेस है ये विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आता हमें, लेकिन मैंने बना दिया, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द ये मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को आप ब्लैंकेट कह लें या स्पेस कह लें, स्पेस ऑफ एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। लेकिन किसका ब्लैंकेट है ये, किसकी कवरिंग है? ये एयर की है। एयर आपको पता होना चाहिए, ये भी साथ साथ बता दें, एयर जो है वो मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है ये, ठीक है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। गैसेस का प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर इनविजिबल है, नज़र नहीं आती, ठीक है। बहरहाल तो ये गैसेस का जो मिक्सचर है जिसको हम एयर कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? बहुत सारी गैसेज हैं तो कोई गैस तो होगी। अब आप फ़ौरन कहेंगे हम ऑक्सीजन, हमारी ज़रूरत है, लिविंग थिंग्स की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं भाई, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि 79%, लगभग 79% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और उसके बाद ऑलमोस्ट 20% आपकी ऑक्सीजन गैस है, 1% ऑलमोस्ट अदर गैसेस आ जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और कौन कौन सी गैसेस हैं? ये गैसें। इसके अलावा आपके पास नोबल गैसेस भी हैं, इनर्ट गैसेस भी हैं, जैसे कि हमारे पास वो है हीलियम है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। इन सारी गैसेस का मिक्सचर जो है वो एयर कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन गैस है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो जब आपको बताएंगे इंशाल्लाह, कभी बायो में इसका डिस्कस हुआ तो, वरना बात बहुत तवील हो जाएगी। बहरहाल तो एटमॉस्फेयर ये, अब ये एटमॉस्फेयर जो कि ब्लैंकेट है किसका? एयर का। और एयर क्या है? क्या एयर मैटर नहीं है? बिल्कुल मैटर है। और अगर एयर मैटर है तो क्या इसका मास नहीं है? बिल्कुल मास है। और हमारी ये जो अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, इसके पास भी मास है। और ये जो एयर का ब्लैंकेट है, इसमें जितनी गैसेस हैं उनका भी मास है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उनका भी मास है। हमारी अर्थ का भी मास है और इसका भी मास है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन याद आ रहा है? याद आ गया सर? नहीं याद आया? याद करा दें, याद करा देते हैं। न्यूटन क्या कहता है? बोलता है इस कायनात में वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय फोर्स, एक फोर्स के ज़रिए, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है या ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी की वजह से चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मतलब ये है कि हर वो बॉडी जिसके पास, आसान लफ्ज़ों में बात, जिसके पास मास होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस से एक्ट करती है। जैसे कि मैग्नेट और आयरन, इसकी मिसाल देके मैंने समझाया कि मैग्नेट जो है वो आयरन को डिस्टेंस से खींच लेता है अपनी तरफ, यही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ग्रेविटी, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिस्टेंस से एक्ट करती है, दूर से ही खींच लेती है अपनी तरफ। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमारी अर्थ का मास क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मास इसका अर्थ का ज़्यादा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ये ज़्यादा लगाएगी। ये जो ब्लैंकेट है एयर का, जिसको एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, इसमें जो गैसेस हैं वो भी मैटर हैं, उनके पास भी मास है, तो वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी। लेकिन उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो गैसेस लगा रही हैं वो मीनिंगलेस है, ना होने के बराबर है, क्योंकि अर्थ बहुत मैसिव है, बहुत मास है इसका। जबकि ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसके मुकाबले में इसका मास बहुत कम है, ज़्यादा तो है लेकिन ना होने के बराबर है। तो इसलिए इतना ज़्यादा जो है वो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एटमॉस्फेयर लगाएगा अर्थ पे,
या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे जिसका मास है वो इतना पावरफुल नहीं है। सबसे पावरफुल, सबसे मैसिव जो है ये अर्थ खुद है। इसीलिए चीज़ों को छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ ही क्यों जाती हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये कौन लगा रही है? ये हमारी अर्थ लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैसिव है, इसका मास बहुत ज़्यादा। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसी ग्रेविटी को हम अगर किसी ख़ास ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब पे लग रही है, अर्थ पे हमारे सब पे लग रही है, लेकिन अगर किसी ख़ास ऑब्जेक्ट पे हम जानना चाहते हैं कि इस पर जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर ये एक बस खड़ी हुई है या एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर, या बस ले लें, पहाड़ तो ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, एक बस ले लें जो खड़ी हुई है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में, तो ये ग्रेविटी जो है, जो अर्थ लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो अर्थ लगा रही है, वो हर तरफ लगा रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की, वो क्या कहलाएगी? वो वेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसको हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। यानी कि वेट जो है क्या है? पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी खास ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसी ऑब्जेक्ट के जब हम बात करते हैं ना कि इसका वेट, ये ध्यान से सुनिएगा ज़रा, हम ये बात करते हैं ना इस बॉडी का वेट इतना है, तो हम इनडायरेक्ट वे में पता है क्या बोल रहे होते हैं? हम इनडायरेक्ट में कहते हैं, हम कहते हैं इस बॉडी का वेट इतना है। मिसाल के तौर पर ये बस खड़ी हुई है, इसका वेट इतना है, तो हम इनडायरेक्ट वे में बोल रहे होते हैं कि इस बस के मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की लग रही है वो इतनी है। दोबारा सुन लीजिए, हम जब ये कहते हैं ना कि इस बस का वेट इतना है, तो हम इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे होते हैं कि इस बस के मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की लग रही है वो इतनी है। क्लियर हो गई बात? यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वेट जो है, ये असल में ग्रेविटेशनल फोर्स का ही दूसरा नाम है। ठीक हो गई ये बात? तो मास जो है एटमॉस्फेयर के पास भी है, एयर के पास भी है, मैटर है ना, तो उसके पास भी मास है। तो डेफिनेटली इस एयर के ऊपर भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब अर्थ का, इसका एटमॉस्फेयर का या एयर का जो है वो मास भी है और इसका वेट भी है। क्लियर हो गई ये बात? दूसरी बात क्या, कि अगर इसके ऊपर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की, किसके ऊपर? एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ये एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होगा? ये एयर का ब्लैंकेट जो है वो क्या होगा? वो चिपका हुआ होगा अर्थ से, अर्थ से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की नेचर आपको पता है ना? क्या बताइए मैंने? फोर्स एट अ डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस सेट करती है, बिल्कुल जिस तरह मैग्नेट और आयरन, आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ खिंचा चला जाता है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है, ये भी क्या है हमारे पास ये बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इस ब्लैंकेट को एयर के अपनी तरफ खींच के रखेगी। क्या करेगी? अपनी तरफ खींच के इसको रखेगी। ठीक है, ये बातें हो गई सारी। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। टॉपिक क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर को देख लें ज़रा। प्रेशर क्या है? वो फोर्स जो कि एरिया पे एक्ट कर रही है, वो फोर्स जो कि एरिया पे एक्ट कर रही है। वेट क्या है? वेट भी जो है वो टाइप ऑफ फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है। फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, उन्हीं में से वेट जो है वो भी एक टाइप है फोर्स की। और ये वेट जो है वो फोर्स की एक टाइप है, लेकिन कौन सी फोर्स की टाइप है? किस फोर्स का हिस्सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन बाय अर्थ, जो कि अर्थ लगा रही है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है तो ये जितना भी एटमॉस्फेयर है, जितना भी एटमॉस्फेयर है, ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। जब नीचे की तरफ आएगी ना ये अर्थ, जब इस एयर को अपनी तरफ खींचेगी तो ये सारा एटमॉस्फेयर जो है वो खिंचा चला आएगा, अर्थ की तरफ आएगा ना। ये अर्थ है, अर्थ है ये। ज़रा ये ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ये अर्थ है और इसके इर्द गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ जब इसको अपनी तरफ खींचेगी, जैसे ये मैग्नेट है, ये आयरन का पीस है, ये आयरन का पीस खिंच के इस मैग्नेट से जाके चिपक जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर, ये जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर या एयर का ब्लैंकेट, ये भी खिंच के जो है वो अर्थ की तरफ आएगा, सिमट के जो है वो अर्थ की तरफ आएगा। और जब ये सिमट के अर्थ की तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा? जो भी चीज़ें बीच में होंगी, आप हो, मैं हूँ, हम सब हैं, पहाड़ है, हवा है, पानी है, दरख्त हैं, सब हैं, तो इन सब के ऊपर जो है ये फोर्स लगेगी। किसकी? एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, हम सब के ऊपर लगेगी। और हम सब जितनी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, पहाड़, हवा, पानी, जानवर, दरख्त, सब क्या 3D नहीं है? क्या 3 डायमेंशनल नहीं है? पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने सारे ऑब्जेक्ट्स 3D बनाए हैं, 3 दिशाओं में डिवाइड है हर बॉडी का वजूद, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। तो ये 3D है, तो क्या इसमें 2D नहीं होगा? 2D बोलें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और इसी 2D या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ को हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम एरिया बोलते हैं। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है सारी की सारी एयर, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, किसके ऊपर लगा रही है? इस अर्थ पे मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं सब पे ये फोर्स लग रही है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब जो हैं उनके पास एरिया मौजूद है। तो इसका मतलब ये फोर्स जो है वो एरिया पर एक्ट कर रही है। ये फोर्स जो है वो एरिया पर एक्ट कर रही है। समझ में आई बात? तो हमारे ऊपर इस वक्त ये जितनी एयर है ये क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। मुझ पे भी लगा रही है, इस पे भी लगा रही है, आप पे भी लगा रही है। ठीक है, ये किस्से कहानियों की बातें नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं। कहाँ हैं वो? ये 2 एक्सपेरिमेंट्स जो बताए गए हैं, एक क्या है, कोलेप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है मैकडीबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। एयर के ब्लैंकेट को आप हल्का मत लें कि ये बहुत ही कोई एयर तो कोई मसले की बात नहीं है, ये तो शायद हल्की सी है। नहीं, हल्की सी नहीं, जितना इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर ये लगाती है हमारी बॉडी के ऊपर, आपके ऊपर, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर लगता है। समझ में आई बात? तो ये तो मजबूत चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो मजबूत चीज़ें हैं, पत्थर, हवा, पानी, ये तो मजबूत चीज़ें। ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो तो मजबूत नहीं है, गोश्त की बनी हुई, गोश्त की बनी हुई है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमारी बॉडी पे लग रहा है तो हमारी बॉडी को तो टूट फूट जाना चाहिए, टूट फूट जाना चाहिए। प्रेशर लगेगा तो टूट फूट जाना चाहिए ना। कितना इंटेंस प्रेशर है इस एटमॉस्फेयर का, डाउनवर्ड। समझ में आ रही है बात? तो ये डाउनवर्ड प्रेशर जो इतना इंटेंस लग रहा है इसका, तो हमारी बॉडी को टूट फूट जाना चाहिए। लेकिन एक और प्रेशर है जो कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रोक लेता है, इसको बैलेंस कर देता है, इसको बराबर कर देता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो डैमेज नहीं होती, हम रिलैक्स रहते हैं। और वो क्या है? हमारा जो ब्लड है वो भी एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। आपको याद है ना कि एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही हो और दूसरी फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, कैसे? ज़रा जगह बनाऊं। एक फोर्स जो है वो
फॉरवर्ड लग रही हो और उसी के सामने दूसरी फोर्स लगेगी तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस का टकराव होगा ना, एक ये लग रही दूसरी ये लग रही, दोनों फोर्सेस का टकराव होगा। तो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बॉडी पे लग रहा है, अंदर से ये ब्लड है, ये प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये ब्लड का प्रेशर कैंसिल कर रहा है। क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, इसको रोक रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। इसी वजह से हमारी बॉडियाँ जो है वो टूट फूट का शिकार नहीं होती। वरना ये हमारे इर्द गिर्द जो एयर है इसका प्रेशर इतना शदीद है, इतना ख़तरनाक है कि हमारी बॉडी को टूट फूट जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बॉडीज़ के ऊपर एक्ट क्यों नहीं करता? दूसरी बॉडीज़ के ऊपर कैसे? मिसाल के तौर पर एक कैन ले लीजिए, एक कैन, इसके अंदर क्या है, एयर मौजूद है। आप इसका ढक्कन लगा भी देंगे ना तब भी इसके अंदर एयर जो है वो रुक जाएगी। पेप्सी का कैन ले लें, पेप्सी का कैन, ये पेप्सी का कैन है, खाली करके इसके पानी पीने के बाद इसका ढक्कन लगा दें, आप बंद कर दें इसको, तो इसके ऊपर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। इसके ऊपर चारों तरफ से लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा इसके ऊपर। लेकिन अंदर भी तो एयर है, अंदर भी तो एयर है, वो अंदर जो एयर मौजूद है वो उसको बैलेंस कर लेगी, संभाल लेगी। इसीलिए ये कैन जो है उसके ऊपर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है और अंदर का जो प्रेशर है वो, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, ठीक है। तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है इस कैन के ऊपर, अंदर मौजूद जो इंटरनल एयर है वो उसको रोक रही है। इंटरनल एयर जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन 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 अगर आप इस कैन के साथ एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं, वैक्यूम पंप, क्या लगा देते हैं, वैक्यूम पंप लगा देते हैं। वैक्यूम पंप क्या किस लिए काम आता है? ये इवैक्यूएट करने के काम आता है। इवैक्यूएट मतलब खाली करने के, खाली करना एयर को। ये वैक्यूम पंप का काम ये है, इवैक्यूएट करना, खाली करना, एयर को निकालना बाहर। तो ये वैक्यूम पंप इसके साथ लगा देंगे, उसको घुमाएंगे तो उसमें से क्या होगा, इसमें से एयर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। याद रहे कि अब जो इसमें से एयर निकल रही है, ढक्कन बंद है इसका, ढक्कन इसका बंद है, जितनी एयर थी वो तो बैलेंस कर रही थी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो कैन को कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपने वैक्यूम पंप के ज़रिए इवैक्यूएशन शुरू की, इसमें मौजूद एयर को बाहर निकालना शुरू किया, अब क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। उसका असर आपको क्या नज़र आएगा? उसका असर बड़ा भयानक नज़र आएगा कि ये कैन जो आपको पहले ठीक ठाक नज़र आ रहा था, फिर ये टूटना फूटना पिचकना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे इसमें से एयर निकलेगी। यही है हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल, पेज नंबर 160 पे भी है। क्या लिखा हुआ है? कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट। कैन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा जैसे जैसे आप इसमें से इंटरनल एयर को बाहर निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो इसको भी हम उर्दू में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हवा का दबाव, हवा का दबाव। अच्छा, ये कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, ये भी बता दूं। आपको पता है पानी को अगर आप नीचे गिरा दें तो वो कहाँ जाएगा? पानी वो जो है वो फ्लो करता हुआ उस जगह पे जाएगा जहाँ डेप्थ होगी, जहाँ डेप्थ होगी। तो हमारी अर्थ जो है वो गोल तो है, गोल तो है, लेकिन कहीं से थोड़ी सी डेप्थ भी है। कुछ कुछ जगहों पे जो है वो, ये समझ लें कि अर्थ पे खड्डे भी पड़े हुए हैं। गोल चीज़ के ऊपर भी तो खड्डे वड्डे पड़े हुए होते हैं ना भाई, गड्ढे पड़े हुए होते हैं ना गोल चीज़ के ऊपर भी। तो हमारी अर्थ जो है इसके ऊपर भी कुछ खड्डे वड्डे से बने हुए हैं, और इन खड्डों में क्या मौजूद है? कंप्लीटली ऐसी नहीं है हमारी अर्थ जिसको हम यूँ बना देते हैं, ऐसी नहीं है, बल्कि कुछ इस किस्म की है। इन जगहों पे क्या आ जाते हैं? ओशंस आ जाते हैं, समंदर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं सी लेवल, सी लेवल। इसको उर्दू में कहा जाता है सतह समंदर, ठीक है। तो अगर आपको बुलंदी को मेजर करना हो, हाइट पे ऊपर
जाना हो तो कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ ज़मीन सबसे नीचे है, और जहाँ ज़मीन सबसे नीचे होगी आपको कैसे पता चलेगा? जहाँ समंदर ओशन मौजूद है, सिंपल सी बात है, वहाँ ज़मीन सबसे नीचे है। तो ये जो आप साहिल समंदर पे खड़े हुए हैं, यहाँ से आप मेजर करना शुरू करें हाइट जो है। कहाँ तक ये एटमॉस्फेयर है? तकरीबन 1000 किलोमीटर ऊपर आप चले जाएं, यहाँ तक जो है हमारी अर्थ में क्या है, एटमॉस्फेयर मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहते हैं, ये प्रेशर जो है वो कम होता रहता है। प्रेशर जो है वो कम होता रहता है। प्रेशर कम क्यों हो रहा है? फोर्स कम क्यों हो रही है? उसकी वजह ये है कि हमारी अर्थ जो है, इसके नज़दीक जितनी चीज़ें होती हैं उन पर ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करती है। ग्रेविटी उन पे ज़्यादा एक्ट करती है, तो ग्रेविटी उन पे ज़्यादा एक्ट करेगी तो उनका वेट भी ज़्यादा होगा। वेट ज़्यादा होगा तो वो अर्थ के नज़दीक जो चीज़ें हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी। तो हमारे पास ये अर्थ के नज़दीक जो नज़दीक की जो एयर है, ये वाली जो एयर है नज़दीक वाली, इसका क्या होगा? इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। दूर होते चले जाएंगे अर्थ से तो एटमॉस्फेयर जो है वो, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। और दूर होते चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। वजह समझ में आ रही है कि डिस्टेंस की वजह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम क्यों होता जा रहा है? उसकी वजह ये है कि अर्थ की ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं या ग्रेविटी कह रहे हैं, वो जितना दूर आप होते रहेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यही तो कहता है ना कि एक फैक्टर जो है वो बीच में डिस्टेंस का है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वीक होती चली जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ पर वीक, इस जगह पर सबसे ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर और दूर हो जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कम हो जाएगी अर्थ की, यहाँ पर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कम हो जाएगी। और आप बढ़ते 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 तकरीबन 1000 किलोमीटर की बुलंदी पे जब जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो जाएगा एयर का, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ताल्लुक किससे है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटी से। और इतनी बुलंदी पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी कम हो जाता है। तो अब हम सी लेवल की जब हम बात करते हैं तो उस सी लेवल पे क्या होगा? वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो और ऊंचे चले जाएंगे, वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और हाइट पे जाएंगे तो और वीक हो जाएगा। वजह उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ आ गई बात? तो अब आपको ये चीज़ भी पता चली कि यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पूरी हमारी अर्थ के गिर्द जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, बराबर नहीं है, बल्कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम भी होता रहता है, ज़्यादा भी होता है। ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन एक फैक्टर जो है वो क्या है? वो हाइट है। जितनी बुलंदी पे आप जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर वीक होता जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वीक होता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो आज हमने डिस्कस किया ये क्या था? ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके यूनिट ज़रा आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप MCQs में जहाँ गड़बड़ करेंगे ना, वो आप किस में करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। वो यूनिट में करेंगे। प्रेशर जो है इसके कई यूनिट्स हैं, कई यूनिट्स हैं प्रेशर के, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग अलग है। ATM एटमॉस्फेयर का एब्रीविएशन है ATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 बार के बराबर है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm Hg के बराबर भी। mm ऑफ Hg ये भी यूनिट है, बार भी यूनिट है प्रेशर का। ATM एटमॉस्फेयर जो है ये भी यूनिट है। इसके अलावा जो है वो टॉर
TORR टॉर, ये भी जो है वो इसका यूनिट है इसका, और पास्कल जो है वो भी यूनिट है। सी लेवल पे यानी कि सतह समंदर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी अहम है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। 10⁵ पास्कल, पास्कल की एब्रीविएशन है PA। अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि सी लेवल के ऊपर जो है वो एयर प्रेशर जो है वो पास्कल में कितना है, ये देखें 10⁵ पास्कल होता है। अब 10⁵ पास्कल, 1000 पास्कल जो है वो 1 किलो पास्कल के बराबर है। 1 किलो पास्कल के 1000 पास्कल किसके बराबर है? 1 किलो पास्कल के। जैसे 1000 ग्राम किसके बराबर है? 1 किलो ग्राम के। इसी तरह 1000 पास्कल जो है वो 1 किलो पास्कल के बराबर। 10⁵ पास्कल कहाँ है? ये सी लेवल पे ये प्रेशर होता है हमारे एयर का, याद रखिएगा। ये टॉर भी यूनिट है इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूनिट है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार या 1 बार 760 mmHg, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम। ठीक है भाई, तो ये जो टॉपिक था वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक था। एक जो हमारे पास रह गया है आखिरी चीज़, इन्फॉर्मेशन 4.5 में इसको बताना भूल गया। 4.5 इंटू 10⁻18 किलोग्राम, ये क्या है? ये वेट है किसका? एयर का या एटमॉस्फेयर का। ये इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए, हो सकता है MCQs में ये पूछ ली जाए। आज भी पूछा, सोचा कुछ था, बताना कुछ शुरू किया और कहाँ से कहाँ कहानी पहुँच गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इतनी बात हो गई। और अभी तो यहाँ पर मैंने कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट भी आपको बता दिया। अब जो है इसके बाद डेरिवेशन जो होगी वो पेज नंबर 161 पे है। किसकी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स जो प्रेशर लगाते हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।